से बड़ा कोई धर्म नहीं और नर्सिंग भी एक ऐसा ही पेशा है सेवा का। आज के दौर में जिस तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी रेशियो में बीमारियां भी बढ़ती ही चली जा रही हैं और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जितनी ज़रूरत डॉक्टर्स की है उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरत नर्सेज की है। तो आज हम जिस करियर की बात करेंगे वो है नर्सिंग और इसके लिए हम आ चुके हैं बियानी गर्ल्स कॉलेज में, जहां हम जानेंगे नर्सिंग के बारे में। हमारे साथ इस वक्त हैं बियानी गर्ल्स कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर संजय बियानी जी, जो कि एक जाने माने करियर काउंसलर भी हैं। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं नर्सिंग के बारे में। नमस्कार नेहा जी। नमस्कार सर। आपका स्वागत है। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सिर्फ 3 काम करने हैं: सर्विस, सर्विस और सर्विस। जिसको सर्व करने की इच्छा हो, जिसको देने में मजा आता हो, जो इंसानों को देखकर खुश होता हो, जिनको किसी दुखती रक्त पर हाथ रखने की इच्छा करती हो, जो मानवता की सेवा करना चाहते हो, मुझे लगता है इससे अच्छा प्रोफेशन कोई नहीं है उनके लिए। तो अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है दिल से कि मुझे लोगों की सेवा करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे लोगों को हेल्दी करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर बहुत मज़ा आता है, मुझे किसी की पीड़ा पे मलहम लगाने में बहुत मज़ा आता है, तो मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। बेसिकली जो मरीज होता है उसकी सेवा करने के लिए या डॉक्टर को असिस्ट करने के लिए जो भी काम किए जाते हैं, चाहे वो मेल नर्स हो चाहे वो फीमेल नर्स हो, वो एज ए नर्सिंग प्रोफेशन कर सकते हैं। मुझसे कोई पूछे इस अर्थ के ऊपर कुछ अच्छे प्रोफेशन का नाम बताइए, तो मैं 2 प्रोफेशन पर टिक लगाना चाहूँगा। उसमें से एक तो होगा नर्सिंग और दूसरा होगा टीचिंग। 2 ही चीज़ सबसे इंसान के पास बेशकीमती है। एक तो दिमाग जिसकी तराशता है एक अच्छा शिक्षक, और एक शरीर जिसकी देखभाल करती है एक अच्छी नर्स। अगर कोई भी स्टूडेंट इसे एज अ करियर लेता है तो इन फ्यूचर उसके लिए क्या स्कोप्स हैं? बेशुमार करियर है, बहुत बड़ा करियर है। लोग बीमार होते ही जा रहे हैं, लोग मेंटली डिस्टर्ब होते ही जा रहे हैं। हर घर में बीमारी है, हर घर में स्ट्रेस है, हर घर के अंदर कोई ना कोई बीमार है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। अच्छी नर्स की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये तो भारत में की बात है, बाकी आप बाहर जाओगे तो ये समस्या और बड़ी है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आप जर्मन जाते हैं, आप इंग्लैंड जाते हैं, आप यूके यूएस जाते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर तो नर्सिंग की बेहद डिमांड है। जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ अच्छी नर्स चाहिए, वहाँ अगर 10 डॉक्टर चाहिए तो मुझे लगता है फिर 100 नर्सेज चाहिए। तो हर हॉस्पिटल में इसका स्कोप हुआ। इसके अलावा अगर वो एजुकेशन है तो हर जगह वहाँ पे क्वालिफाइड ट्रेंड टीचर्स चाहिए जिनको नर्सिंग का नॉलेज हो, तो एजुकेशन में भी इनका स्कोप है। इसके अलावा अगर ये बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर भी बहुत करियर का स्कोप है, क्योंकि बाहर अच्छी नर्सेज की हैवी डिमांड है। पहले अगर देखते हैं तो सिर्फ साउथ में ही जो नर्सेज थी वही काम करती थी या साउथ इंडियन ही नर्सिंग करियर को ऑप्ट करती थी, लेकिन आज की जो डिमांड है, आज राजस्थान से भी बहुत सारी नर्सेज निकल रहे हैं और राजस्थान में नहीं, इंडिया में ही नहीं, एब्रॉड भी नर्सेज जा रहे हैं। तो हमारी बाहर तो बहुत ज़्यादा डिमांड है नर्स की। सर, नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद कोई भी स्टूडेंट है वो किस किस सेक्टर्स में काम कर सकता है? देखिए, पहले तो ये जानना होगा कि जो नर्स का कोर्स किया है वो कौन सा कोर्स किया है। मान लो एक जनरल नर्सिंग होता है, एएनएम होता है, जनरल नर्सिंग होगा, बीएससी नर्सिंग होता है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है, आफ्टर दैट एमएससी नर्सिंग होता है, पीएचडी भी होता है। नर्सिंग के स्कोप तो बहुत हैं, किसी भी फील्ड में जा सकता है। मान लो जनरल नर्सिंग किसी भी व्यक्ति ने की है तो वो हॉस्पिटल में एज ए स्टाफ नर्स काम कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। ठीक है, अगर मान लो बीएससी नर्सिंग किया है, किसी भी स्टूडेंट ने बीएससी नर्सिंग किया तो एज ए नर्सिंग ट्यूटर वो जीएनएम को टीच कर सकता है, बीएससी नर्सिंग को भी टीच कर सकता है। और तो 2 सेक्टर उसके पास हमेशा रहेंगे, एक एजुकेशन सेक्टर भी रहेगा और हेल्थ सेक्टर भी रहेगा। एज ए जितनी भी कॉर्पोरेट जितनी भी हॉस्पिटल में एज ए स्टाफ नर्स काम कर सकता है और एजुकेशन में एज ए टीचर की तरह नर्सिंग ट्यूटर जिसे हम बोलते हैं पढ़ा भी सकता है। ये 2 सेक्टर हमेशा हमारे पास रहते हैं, एक हॉस्पिटल और एक एजुकेशन सेक्टर। हॉस्पिटल में मान लो गवर्नमेंट सेक्टर में गया तो एज ए स्टाफ नर्स वर्क कर लेगा, सीनियर स्टाफ बन जाएगा, आईसीयू स्पेशलिस्ट बन जाता है, ऑपरेशन थिएटर में भी काम कर सकता है, सर्जरी जो डिपार्टमेंट होता है उसमें भी काम कर सकता है, कार्डिक डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, पीडियाट्रिक में कर सकता है, जीरियाट्रिक में कर सकता है, कम्युनिटी सेंटर पर भी कर सकता है। अगर उसने थोड़ी सी क्वालिफिकेशन अपडेट करता है तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट भी उसको मिल जाती है। और ज़्यादा गवर्नमेंट के तो बहुत सारे स्कोप हैं, कहीं भी वो काम कर सकता है।
अगर वो एजुकेशन ऑप्ट करता है, मान लो बीएससी नर्सिंग किया और वो एजुकेशन में रहना चाहता है, तो स्टार्टिंग जो होती है नर्सिंग ट्यूटर से होती है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, आफ्टर दैट वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, जो एजुकेशन के सेक्टर। कोर्स कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स को क्या पैकेजेस मिल जाते हैं? देखिए, पैकेजेस जो है ये बहुत डिफरेंट है और बहुत वेरिएशन है। जहाँ पे एक अच्छी नर्स को 10,000 रुपये में रिक्रूट किया जाता है, वहाँ एक बहुत ही ट्रेंड और ग्रूम नर्स 1 लाख रुपये मंथ भी कमाती है। तो ये डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन के दौरान पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, इनके ऊपर कितना काम किया है। मैडम, पैकेज की बात करें, स्टार्टिंग अगर हम प्राइवेट सेक्टर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का जो पैकेज है बहुत लो रहता है, फिर भी मिनिमम 10 से 15,000 उनकी स्टार्टिंग होती है और लगभग 80,000 तक वो ग्रोथ कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। और गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, मान लो हमने जीएनएम का कोर्स कर लिया, तो इनिशियली जो सैलरी पैकेज रहता है मंथली, वो अराउंड 30,000 के आसपास उनकी स्टार्टिंग होती है और लगभग 70-80,000 तक उनकी पैकेज रह सकता है। डिपेंड करता है उनके किस सेक्टर में वो वर्क कर रहे हैं। सर, अगर कोई भी स्टूडेंट है इस नर्सिंग के कोर्स के बाद फ्रीलांसर काम करना चाहे तो उसके लिए क्या स्कोप है? देखिए, बहुत स्कोप है, क्योंकि आजकल हेल्थ को लेके अवेयरनेस बहुत बढ़ चुकी है। टीवी पे, रेडियो में, नेट के ऊपर बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो लोगों को अब ये बात समझ में आ गई है कि अगर हेल्दी लाइफ जीना है तो टाइम टू टाइम टेस्टिंग होनी चाहिए। तो उनकी पूरी बॉडी का जो चेकअप है, जिसमें ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, उनके जो प्लाज्मा का जो स्तर है, उनके जो अच्छी हेल्थ के लिए उन्हें क्या क्या चाहिए, ये सब तरह की टेस्टिंग आजकल होने लगी है। तो कितना अच्छा हो कि कोई पर्सन जो बहुत बिजी है उसके यहाँ कोई नर्सिंग सर्व करने जाए एज ए फ्रीलांसर, और वहाँ पे सब चीज़ें डायग्नोसिस करके उनकी रिपोर्ट उनको डिलीवर करके उन्हें ट्रेंड कर सके कि आपको अच्छा हेल्थ रहना तो ये करना है। तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छा आइडिया जो शायद सोसाइटी में लोगों को नहीं होगा, पर अगर एक अच्छी नर्स अगर अपने घर पे बैठ के भी अगर प्रैक्टिस करना चाहे तो वो 20 अफोर्डेबल जो घर है जहाँ वो अफोर्डेबिलिटी बनती है, वहाँ जाकर उनकी फाइल्स मेंटेन कर सकती है, हेल्थ चेकअप का रूटीन प्रोग्राम वहाँ किया जा सकता है। तो उस केस के अंदर भी, क्योंकि जिसको देना है, जिसको सर्व करना है, उसे बहुत मज़ा आएगा ये सब करने में। सो वो रेगुलरली उन सब लोगों से, उसका तो अपना सर्किल एक प्रोफेशनल सर्किल बन जाएगा, 20 लोगों के घरों में जाकर उनको सर्व करना। तो एज ए फ्रीलांसर अच्छा स्कोप है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसे अभी और एक्सप्लोर किए जाने की ज़रूरत है। सर, नर्सिंग की लाइन में एक स्टूडेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस है कि वो कौन कौन से कोर्सेज कर सकता है? नर्सिंग के क्षेत्र में जीएनएम तो मैंने आपको बताया, एएनएम स्टार्टिंग होती है जो 10+2 के बाद फीमेल कोई भी कर सकती है। जनरल नर्सिंग जिससे हम 10+2 के बाद कर सकते हैं, वो भी कर सकती है। जीएनएम के बाद मान लो एजुकेशन सेक्टर में जाना है तो उसको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करके एजुकेशन सेक्टर में जा सकती है। डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट 2 ईयर्स का एमएससी नर्सिंग होता है जो प्रोफेसर ग्रेड का होता है, वो भी हम कर सकते हैं। अगर फर्दर रिसर्च के लिए जाना है तो पीएचडी IMPhil भी कर सकते हैं। 2 कोर्सेज है, एक है जीएनएम जो डिप्लोमा कोर्स है जिसको जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी बोलते हैं। एक डिग्री प्रोग्राम है जिसे बीएससी डिग्री भी बोला जाता है। ये दोनों प्रोग्राम के बाद में, जो बीएससी डिग्री के बाद में एक एमएससी डिग्री भी है, एमएससी प्रोग्राम भी है। पर जीएनएम प्रोग्राम में सबसे अच्छी बात है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के बच्चे नर्सिंग की तरफ आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। जनरली एक स्ट्रीम के बच्चे ही उस स्ट्रीम में जाते हैं, पर नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें तीनों स्ट्रीम के बच्चे नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, जीएनएम प्रोग्राम कर सकते हैं। ये 3.5 साल का प्रोग्राम है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग जो 4 साल का प्रोग्राम है, ये डिग्री प्रोग्राम है। इसमें सिर्फ बायो वाले बच्चे ही आ सकते हैं। सो ये बेसिक एलिजिबिलिटी है। और जो बच्चे जीएनएम किए हुए हैं और वो चाहते हैं हमें भी डिग्री करनी है और आगे बढ़ना है, तो वो पोस्ट बेसिक प्रोग्राम कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी प्रोग्राम। उसके थ्रू भी बीएससी नर्सिंग की डिग्री ले सकते हैं, उन्हें फर्दर उसमें भी एडमिशन मिल जाता है। सो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। सर, कोई भी स्टूडेंट जब नर्सिंग को एज अ करियर ऑप्ट करता है या फिर जब वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, तो क्या एक रिक्वायरमेंट है जो उसे कंसीडर करनी चाहिए? नेहा जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, जैसे कोई बच्चा जाता है तो उसको समझ में नहीं आता कि कौन से इंस्टीट्यूशन से मैं नर्सिंग करूं और कौन से से ना करूं।
क्योंकि नर्सिंग के जितने भी कोर्सेज हैं हमारे एफिलेटेड होते हैं। सबसे पहले इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो INC होता है, वहाँ से हमारे कॉलेज को एफिलेशन मिलता है। उसके बाद उसका लेटर उसको देखना चाहिए। RNC राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, किसी भी स्टेट में अगर वो जाएगा तो SNRC बोलते हैं, स्टेट नर्सेज रजिस्टर्ड काउंसिल, किसी भी स्टेट में अगर वो करता है। और राजस्थान में अगर करता है तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की मान्यता होनी चाहिए। BSc नर्सिंग में अगर एडमिशन लेता है तो उसको राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एफिलेटेड अगर वो कॉलेज है तो उसमें वो एडमिशन ले सकता है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो लोगों के कहने से एडमिशन ले रहे हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन ले रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये देखा जाना चाहिए कि आफ्टर ऑल जिस कॉलेज में हम एडमिशन ले रहे हैं उनके पास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्या प्रोग्राम है। जो हमारी नर्स तैयार होगी उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होगी, उसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा या ना होगा। क्योंकि आप कभी भी उस नर्स से नहीं मिलना चाहोगे जो हमेशा सीरियस रहती है, जो स्माइल नहीं करती, जो बोलती नहीं मे आई हेल्प यू। आप उससे मिलना नहीं चाहोगे, चाहे वो कितनी भी क्वालिफाइड हो, चाहे कितनी टेक्निकल स्किल्स हो। किसी भी स्टूडेंट को कोर्स करने से पहले क्या क्या एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स एक स्टूडेंट में आप लोग देखते हैं? देखिए, नर्सिंग जो प्रोफेशन है, सबसे पहली बात तो ये बेसिकली एटीट्यूड वाला प्रोफेशन है। नर्सिंग को बहुत हल्का समझा गया हमारी सोसाइटी में। तो स्कूल और कॉलेज में नर्सिंग का मतलब सिर्फ कोर्स पूरा करा लेना है, जबकि मेरे नज़र में नर्सिंग का मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी है, नर्सिंग का मतलब कम्युनिकेशन स्किल भी है, नर्सिंग का मतलब टेक्निकली साउंड नॉलेज भी है। सर, बयानी कॉलेज में आप लोग यहाँ नर्सिंग के स्टूडेंट्स को कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं? मैडम, सबसे पहले तो मैं बता दूं, बयानी जो कॉलेज है वो स्पेशली गर्ल्स कॉलेज है। तो हम जो भी कोर्स कराते हैं वो गर्ल्स के लिए कराते हैं। हमारे पास 2 कोर्सेज हैं, एक जनरल नर्सिंग कोर्स है जिसको GNM कहते हैं, एक BSc नर्सिंग कोर्स है। 2 हमारे पास कोर्सेज हैं जो, और इसकी जो एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया है वो 10+2 होना चाहिए BSc नर्सिंग के लिए, लेकिन साइंस बायोलॉजी बैकग्राउंड। और जनरल नर्सिंग की हम बात करते हैं तो उसमें कोई भी स्ट्रीम हो सकती है और 10+2 चाहिए, और उसमें भी 17 ईयर कंप्लीट होने चाहिए। हमारी वीएनए ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंदर जो GNM प्रोग्राम है या BSc प्रोग्राम है, उसमें मेरा सबसे ज़्यादा फोकस ये रहता है कैरेक्टर बिल्डिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना, सकारात्मक सोचने की उनमें शक्ति दी जाए, उन्हें जो है सेल्फ गाइडेड और हाईली मोटिवेटेड नर्स के रूप में इमर्ज किया जा सके। सो हम इसके लिए एवरीडे सब कुछ ना कुछ एफर्ट्स करते हैं, और हमारा ये भी एफर्ट्स रहता है कि इनको IELTS के एग्ज़ाम भी क्लियर कराएं, ताकि अगर ये ग्लोबली अपने आप को प्लेस करना चाह रहे हैं तो उसे प्लेस कर सके, अपने आप को वो अप्लाई कर सके। जब उनके पास बेसिक क्वालिफिकेशन ही आपने नहीं दी, जब IELTS नहीं है, तो वो अप्लाई भी कैसे करेंगे फॉरेन में, अब्रॉड में। सर, बयानी कॉलेज जो स्टूडेंट्स को नर्सिंग का कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है वो बाकी कॉलेजेस के कोर्स से क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट करवाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को? नेहा जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि बयानी कॉलेज कैसे डिफरेंस है, क्योंकि हमारे तो टैगलाइन ही है वेयर यू कैन ट्रस्ट एंड फील द पावर इनसाइड यू एंड कॉलेज विथ अ डिफरेंस। सो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मुझे लगता है कि सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि एजुकेशन की जो बुनियाद है जिससे आदमी का सारे काम बनते हैं, वो उसका व्यक्तित्व होता है, उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसका थिंकिंग प्रोसेस होता है। आप जैसे सोचते हैं आप वैसे ही इमर्ज होते हैं। अगर आपको लग जाता है कि आप जीत सकते हैं तो ये आप जीतते हैं। तो असली चीज़ जो एजुकेशन में मुझे मिसिंग लगती है वो लगती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सो हमारा जो पूरा ध्यान और फोकस रहता है कि जो बच्चे आ रहे हैं, जो गाँव से आ रहे हैं, जो रिजर्व क्लास से आ रहे हैं, जो SC ST या OBC कैटेगरी से जो बच्चे आ रहे हैं, ये बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही एक्सप्लॉइट से हुए हैं, जिनको ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिली हैं। अब इन बच्चों को प्रॉपरली ग्रूम्ड होने की बहुत ज़रूरत है, इन्हें पावर फील कराने की बहुत ज़रूरत है, इन्हें सपने दिखाने की बहुत ज़रूरत है, इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये सब चीज़ उन्हें मिली नहीं वहाँ घरों में, गाँव में। सो हमारा मेन फोकस यही रहता है, जिसमें हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी करते हैं, जिसमें 8-9 दिन तक कंटिन्यू एक्सपर्ट्स आते हैं ऑल ओवर राजस्थान से, और उन्हें कोई पढ़ाई की बात नहीं बोली जाती है। सिर्फ हम एक ही काम करते हैं, पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी, ताकि इनको एक्सप्रेस करना है, इन्हें बोलना है। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी ज़रूरत है जो ये कॉलेज हम लोग एग्रेसिवली से पूरा करते हैं। इसके अलावा दूसरा ज़रूरत होती है कि एक अच्छा टेक्निकल स्किल भी होनी चाहिए। हॉस्पिटल में इनको प्रॉपर एक्सपोजर मिले, जहाँ पे इन्हें सारे काम प्रैक्टिकल वे में करने आए।
तो एक अच्छे हॉस्पिटल के साथ अफिलिएशन होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा बहुत से अच्छे कॉलेजेस के साथ अफिलिएशन है। कुछ बच्चे जो है ये मणिपाल हॉस्पिटल जो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है उसमें भी जाके सर्व करते हैं। ज्योति हॉस्पिटल है, अर्लियर हम शेखावटी हॉस्पिटल से भी एफिलिएटेड रहे। तो इन सब हॉस्पिटल्स के अंदर बच्चों को एक अच्छा जानकारी मिलती है, काम करते हैं और इससे इनकी व्यक्तित्व और ज़्यादा इम्प्रूव होता है। और जहाँ तक हमारा विज़न है, मैं तो चाहता हूँ सब बच्चे आईलेट क्लियर करें, ये लोग इंडिपेंडेंट बने और इन लोगों को दुनिया और ग्लोबल लेवल पे काम करने का एक्सपोजर मिले। तो हम ये भी कोशिश में रहते हैं कि इन्हें आईलेट एग्ज़ाम के लिए प्रेरित किया जाए, इनके पासपोर्ट बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। और हमारे कुछ टाइप्स भी है जापान में, चूँकि हमारे एक डायरेक्टर जापान में रहते हैं, तो हमारा कोशिश ये भी रहती है कि जापान से नर्सिंग के बहुत सारे प्रोफेसर यहाँ आए, हम टाइप करें और बच्चों को प्लेस भी कराएं। हमने काफ़ी बच्चों को वहाँ पे प्लेस करवाया भी है। और हम ये ज़रूर चाहते हैं कि इंसान में बहुत ज़बरदस्त कैपेसिटी होती है, वो सारी ताकत उनके अंदर होती है, तो हम हमारी एजुकेशन मेथडोलॉजी से उन्हें वो सब चीज़ें प्रोवाइड करें। सो उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। बच्चों में देखेंगे तो एक दूसरे कॉलेज के कंपेरिजन में यहाँ के बच्चों का एक अजीब तरह का आत्मविश्वास दिखेगा, पर हमारे यहाँ सिर्फ गर्ल्स ही है, क्योंकि हमें लगता है कि नर्सिंग प्रोफेशन मेनली गर्ल्स के लिए ही है, क्योंकि प्रोफेशन है फीलिंग का, ये प्रोफेशन है भावनाओं का, ये प्रोफेशन है सर्व करने का, और गर्ल्स इसमें काफ़ी आगे हैं। इसलिए हमारे सारे एडमिशन सिर्फ गर्ल्स के लिए होते हैं और हमें ऐसा पर्सनली फील होता है कि विमेन एम्पावरमेंट में हम अच्छा काम कर रहे हैं। सर, अगर बात की जाए भिवानी कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यहाँ नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? मैडम, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आपने देखा भी होगा, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर है।